आपने भी अपने वक्त में ढेर सारी गलतियां की होंगी, है ना? क्या पता आपने नए खरीदे आईफोन को उड़ते प्लेन से गिरा दिया हो या गलती से ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया हो। चलिए, जो बीत गई सो बात गई। पर भैया सच मानिए, और बदतर काफी महंगी गलतियां भी पड़ सकती हैं, जैसे कि $2 मिलियन वाले विमान के चीथड़े उड़ा देना, या $1 अरब वाले रॉकेट की हवा में बैंड बजाते हुए देखना, या फिर एक जहाज को सबसे बिजी शिपिंग लेन में लैंड करवा देना। ये सुनकर मन में लड्डू फूट रहे हैं, है ना? तो ठीक है, अपनी गलतियों के बारे में सोचकर चैन की सांस लेने को तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो इतिहास की सबसे महंगी गलतियों के नाम है भाई। छोटी गलती बड़ा हर्जाना। भैया मैं मानता हूँ कि टाइपिंग करते वक्त मुझसे हजारों गलतियां होती हैं, पर मेरा कोई भी गलत स्पेलिंग वाला टेक्स्ट या ट्वीट उस गलती को टक्कर नहीं दे सकता जो ईबे सेलर कलेक्टर डैन ने 2007 में की थी। उन्होंने ऑल सॉप के आर्कटिक एले वाली एक बोतल को नीलामी के लिए चुना, जो पूरी तरह से कॉर्क और मोम सोल्ड थी। नीचे एक लैमिनेटेड नोट के साथ नोट में लिखा था कि सन 1919 में ये बोतल उन लिमिटेड कलेक्शन में से एक थी जिसे खास तौर पर 1852 में एक पोलर यात्रा के लिए बनाया गया था। ये नोट इसके रियल और निहायती रेयर होने का प्रूफ था, जिसकी कीमत किसी भी शराब के शौकीन बनाने वाले या बियर विशेषज्ञ के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर्स की थी। लेकिन यहाँ हुआ कलेक्टर से एक बड़ा ब्लंडर। वो ऑल सॉप्स की स्पेलिंग में पी लिखना भूल गया, तो ऑर्डर के लिए जो भी उसकी स्पेलिंग गूगल वेबसाइट पर डालता, रिजल्ट नॉट फाउंड आता, जिसके कारण बियर की सिर्फ 2 बोलियां लगी। आखिर में वुडू स्कोर नाम के एक खरीदार जो ओक्लाहोमा का था, उसे ये सिर्फ $304 में मिल गई। पर वुडू स्कोर जनाब कलेक्टर डैन जैसी गलती थोड़ी ना करता। उसने ठीक 2 महीने से भी कम समय के बाद बियर को फिर से नीलामी के लिए डाला, और एकदम सही स्पेलिंग के साथ, जिससे बोतल सिर्फ 10 दिनों के अंदर 157 बोलियां लगी उसकी। फिर ये बिकी $5,03,000 में। वाह भाई वाह, क्या कहने। तो भैया कलेक्टर डैन, याद रखो, तेजी का काम शैतान का होता है। आगे से रीचेक करना मत भूलना। लड़ाकू आग। क्या आप जानते हैं कि M61 वोल्कन, जो फाइटर जेट्स पर पाई जाने वाली एक रोटरी तोप है, उसके 20 मिलियन वाले राउंड की कीमत $27 है। ये महंगा है ना? लेकिन भाई साहब, ये उतना महंगा नहीं पड़ता जितना इसकी एक गोली की एक गलती पड़ी। बेल्जियम के फ्लोरेंस एयर बेस के एक मैकेनिक ने ये बड़ी बुरे तरीके से जाना। 2018 ये मैकेनिक बेस के एक हैंगर में F-16 फाइटर जेट पर काम कर रहा था, जबकि दूसरे F-16 में पास में ईंधन भरा जा रहा था। लेकिन फिर न जाने कैसे गलती से लड़ाकू जेट के वॉल्केनो तोपों से गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां जैसे ईंधन भरने वाले F-16 को लगी तो भैया बूम, उसमें आग लग गई और दूसरा विमान भी चपेट में आ गया। फायर फाइटर्स जब तक मौका वारदात पर पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 18 मिलियन वाला विमान कबाड़ बन चुका था। दूसरे विमान के नुकसान को भी जोड़ने तो लगभग $27 मिलियन खाक हो चुके थे, और सब कुछ हुआ जरा सी गोलियों से। सच में दिए गए ऑफिशियल प्रेस बयानों में मिस फायर का कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ कहा गया कि बेस पर लगी आग की वजह से 2 विमान झुलस गए। लेकिन सुर्खियों में विस्तार से बताया गया कि इस महंगी गलती का पूरा जिम्मेदार उस मैकेनिक का मिस फायर था। आपको क्या लगता है, क्या ये बस एक महंगी मैकेनिकल दुर्घटना थी, या आग की वजह कोई कालक पोतने वाली है? तभी बेल्जियम वायुसेना असलियत पर पर्दा डाले हुए नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। द एवर गिवन। अगर आप जंगलों में केव्स में नहीं बसते तो यकीनन आपने एवर गिवन नाम को तो सुना ही होगा। खबरों में 1312 फीट का ये बाहुबली जहाज दुनिया के सबसे लंबे कंटेनर जहाजों का राजा है, जो एक बार में 20,000 से ज्यादा कंटेनर्स का बोझ उठा सकता है। ये जान लो कि ये एम्पायर स्टेट जितनी लंबी है, और उसके एंटेना को हटा दें तो किस्सा 23 मार्च 2021 का है, जब ये जहाज गुजर रहा था सुएज कैनल से। इजिप्ट का वो जलमार्ग जो यूरोप के दक्षिण एशिया की यात्रा करने वाले जहाजों के लिए एक शॉर्टकट है। इसके बिना उन्हें अफ्रीका तट के चारों ओर से घूमकर जाना पड़ता है, जो जहाज की यात्रा में लगभग 4350 मील और जोड़ देता है। दिक्कत बस ये है कि नहर जरा तंग है, मतलब 80 फीट से कम गहरी और 700 फीट से कम चौड़ी। कंगाली में आटा गीला तब होगा जब आप बाहर से लदे जहाज को खराब मौसम और तेज हवाओं में यहाँ से ले जाना चाहेंगे। बस यही गलती की एवर गिवन के कप्तान कृष्णन कंथावेल ने। खराब मौसम की वजह से कप्तान ने एकदम से जहाज पर नियंत्रण खो दिया, जिससे जहाज नहर के पार होकर फंस गया। जहाज को किनारे से धकेलने के लिए हजारों टग बोट्स को बुलाना पड़ा। कोमात्सु एक्सकेवेटर्स और अन्य उपकरणों ने जहाज के चारों ओर से 1 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा रेत को हटाया। लेकिन इतने जतन के बाद भी इस कुंभकर्ण को आजाद करने में 6 दिन और 7 घंटे लग गए। वक्त लगता गया, नुकसान की गड्डियां बढ़ती चली गईं। इसने हर घंटे $400 मिलियन से ज्यादा कीमत के
सामान को फंसा दिया था भाई, जो व्यापार के नुकसान में 31.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया था। जले पर नमक छिड़का अदालत ने, क्योंकि जब जहाज के मालिकों को नुकसान की भरपाई करने के लिए 900 मिलियन डॉलर भी चुकाना था, तो भैया टोटल हुआ 32.4 बिलियन डॉलर का नुकसान। भले ही अथॉरिटी ने इस घटना के लिए पूरी तरह से कैप्टन कांथवेल को जिम्मेदार ठहराया हो, पर करीब करीब अरब डॉलर मुआवजे की गाज गिरी उनके एम्प्लॉयज के सर पर। इस कीमत के जख्म पर जरा सा मलहम सोशल मीडिया पर एवर गिवन पर बने क्लासिक मीम्स ने लगाया मेरे भाई। स्क्रैच कार्ड कांड। रोजवेल न्यू मैक्सिको न्यू यूएफओ देखे जाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन 2007 में यहाँ हुई एक ऐसी महंगी गलती जिसे सुनकर आपके कानों से खून निकलेगा। रोजवेल की होंडा डीलरशिप के जनरल मैनेजर ने एक डायरेक्ट मेल मार्केटिंग कंपनी को हायर किया वहां रहने वालों के लिए 50,000 स्क्रैच ऑफ टिकट भेजने के लिए, जिसमें एक लकी टिकट वाले को $1,000 का शानदार पुरस्कार मिला। लेकिन विज्ञापन के वक्त टाइपिंग में हुई गलती ने सभी 50,000 टिकट वालों को पुरस्कार विजेता बना डाला। तो भैया असल में डिसाइड हुआ था $1,000 पर जेफ की डीलरशिप को अब $50 मिलियन की सेंध लगने वाली थी। मैं भी मालामाल, तू भी मालामाल, बल्कि हम सभी मालामाल। सच में देने वाला जब भी देता जपर फाड़ के। पर सौभाग्य से जेफ ने आखिरी 20,000 टिकट जारी होने से पहले उस गलती को देखा, पर नाव तब तक डूब चुकी थी। मार्केटिंग कंपनी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी और पीआर नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने दिए $5 वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड और दिया एक मौका उस कॉन्टेस्ट में प्रवेश करने का, जिसमें लोग पहले से बड़े इनाम जीत सकते थे। मतलब पहले वादा तोड़ा, फिर उस पर एक वादा और कर डाला। वाह भाई, ना मुझसे गिफ्ट की कतई उम्मीद करना, लेकिन अगर आप नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो मैं आपको मुफ्त वीडियो ढेर सारा मनोरंजन जरूर लाकर दे सकता हूँ। हाँ माना उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पर फिर भी ये बढ़िया डील है गुरु। कर दिया, शुक्रिया। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। कंटेनर वाली आपदा। सोचिए आप बन ढंग कर तैयार हुए पर मौसम खराब हो गया, जिससे तशरीफ घर पर टिकानी पड़ी। भाई अगर वन हिप्स के कप्तान के पास ये समझ होती तो ये जहाज आज इस वीडियो में नहीं होता। तो नवंबर 2020 में 1194 फीट का एक जापानी कंटेनर जहाज यांतियन से लॉन्ग बीच के लिए रवाना हुआ, लेकिन 1600 मील के बाद जहाज फंस गया पैसिफिक के एक बड़े तूफान में। भले इन जहाजों को ऐसे मौसम का पता लगाने और उसका सामना करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन हालात इतने बुरे थे कि जहाज के ऊपर रखे कंटेनर लड़खड़ाने लगे। कुल मिलाकर तूफान ने वन हिप्स के 14,000 में से 1,816 पीसेस को समुद्र में गिरा दिया। कप्तान को मजबूरी में जहाज को घुमाकर कोबे में खाली करना पड़ा। खाली करने पर इतने भारी नुकसान को देखकर सब हैरान और परेशान थे। कुछ कंटेनर एकदम पिचक गए, बाकी जहाज पर मुश्किल से टिके हुए थे। ये बहुत बड़ा कांड था। यह अनुमान लगाया गया है कि इस घटना में लगभग $200 मिलियन से भी ज्यादा का माल का नुकसान हुआ। यह शिपिंग इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो नुकसान था। हालांकि इसकी जांच पड़ताल अभी जारी है। इस तबाही की वजह अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि कप्तान ने मौसम के मिजाज की जांच की थी और उसे पता था कि ऐसा तूफान आएगा, लेकिन उसने ये जोखिम फिर भी लिया क्योंकि वो एक टाइट शेड्यूल पर था और उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। दूसरों ने कहा कि सन की लहरों का 50 फीट तक ऊपर होना सोच के एकदम बाहर था, जिन्हें बड़े जहाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर अभी भी जांच जारी है, तो फिलहाल अभी के लिए सभी अधिकारी एक ही चीज कह सकते हैं और वो है $200 मिलियन को टाटा बाय बाय। घातक फुकुशिमा। 2011 में 9 तीव्रता वाला भूकंप, जो अब तक का सबसे ज्यादा मजबूत था, जापान में आया, जिससे 130 फीट ऊंची सुनामी आई। ऊंची लहरों ने जापानी समुद्र के उस तट को तबाह कर दिया, जिसके एक हिस्से पर था फुकुशिमा दाइची परमाणु पावर प्लांट के सिस्टम ने भूकंप को डिटेक्ट किया और उस समय चल रहे 3 रिएक्टर्स को ऑटोमेटिकली बंद कर दिया। रिएक्टर कोर को ठंडा रखने के लिए आपातकालीन डीजल जनरेटर को चालू किया गया, क्योंकि ये कोर बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, 1000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा। भले ही रिएक्शंस को बंद कर दिया गया हो, पर तभी एक 46 फीट ऊंची लहर फुकुशिमा से टकराई और प्लांट में पानी भर गया। इससे 33 आपातकालीन जनरेटर में से 31 बर्बाद हो गया और कूलिंग साइकिल रुक गई। रिएक्टर्स में तापमान आसमान छूकर 5000 फ़ारेनहाइट से ज्यादा पहुंच गया। फिर आंखों ने देखा वो मंजर जिसे न्यूक्लियर मेल्टडाउन कहा जाता है। घातक हाइड्रोजन और पेट्रोलियम विस्फोटों के साथ आने वाले 6 दिनों में लगभग 980 पेटाबेक्यूरेल रेडियोधर्मी सामग्री ने आसपास के एरियाज को दूषित कर दिया। ये चेरनोबिल में फेमस मेल्टडाउन का लगभग 18% था। शुरू में इसे एक हादसा माना गया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, लेकिन फिर 2015 में यह पता चला कि वैज्ञानिकों ने प्लांट के संचालकों को आगाह किया था कि ऐसी आपदा आ सकती है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि महत्वपूर्ण बैकअप जनरेटर एकदम निचले हिस्सों में थे, जो बड़ी लहरों की तबाही का आसान निशाना थे। लेकिन प्लांट संचालकों टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने अंदर के बेकार डेटा का समर्थन किया, जो उन्हें यह बता रहा था कि इस साइज की सुनामी वहां आना संभव है। अपनी बेवकूफ़ी से उन्होंने न सिर्फ एक $22 बिलियन का पावर प्लांट खोया, बल्कि इसकी सफाई में उन्हें नानी याद आने वाली है। यह अनुमान लगा गया कि अभी भी, मतलब इस तबाही के 10 वर्ष से ज्यादा के समय बाद भी, इसे पूरा साफ करने में अभी और 30 साल और $76 बिलियन लगेंगे। हाँ,
बी वाला बिलियन, क्योंकि भैया परमाणु ईंधन को हटाने, परमाणु रिएक्टर्स को नष्ट करने और भारी दूषित पानी के निपटारे में कुछ देश बिक भी जाते हैं। इसे टाला जा सकता था, बस अगर वे उन लोगों की बात सुनते जो इसके असल में जानकार थे। वाह, क्या गहरी बात कह दी मैंने भी। आ बैल मुझे मार, ये शेयर बाजार मेरी तो एकदम समझ से बिल्कुल बाहर है भैया। मैं ठहरा एक यूट्यूबर, कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना हूँ। अच्छा मेरी छोड़िए, यहाँ तो पेशेवर दलालों को भी मुंह की खानी पड़ती है। मेरा मतलब ये नहीं कि एक शॉर्ट या जो भी उसे कहते हैं उसको बेचने में, बल्कि बात लिखने में होने वाली गलतियों की है। वो भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी। दिसंबर 2005 में जापानी ब्रोकरेज फर्म मिजुहो सिक्योरिटीज कंपनी जेकॉम में 6,10,000 येन के लिए एक शेयर बेचना चाहती थी टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज पर, जो उस समय लगभग $5,000 का होगा। जेकॉम पब्लिकली ऐसा पहली बार कर रही थी, इसलिए बहुत जरूरी था कि सब सही से घटे। भैया सपने देखें जन्नत के जो मिट्टी में मिल गए। जहां एक शेयर को 6,10,000 येन पर लिस्ट करना था, वहां उसने 1 येन पर 6,10,000 शेयर्स को लिस्ट कर डाला। भैया जहर भी इससे महंगा होता है। भले ही जारी किए गए शेयर्स की संख्या जेकॉम के पास उपलब्ध शेयरों से 41 गुना ज्यादा थी, फिर भी स्टॉक एक्सचेंज ने ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया। मिजुहो को गलती का एहसास होते ही उसने ऑर्डर को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। स्टॉक एक्सचेंज ने लेन देन को रद्द नहीं किया। सौभाग्य से एक्सचेंज ने शेयरों को 1 येन में भी नहीं बिकने दिया, लेकिन वो सिर्फ $5,72,000 येन में बिके, लगभग $4,767 में। मिजुहो ने जल्दी से जितने हो सके उतने शेयर वापस खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस दिन व्यापार समाप्त होने तक मिजुहो 40.7 बिलियन येन खो चुका था। उस वक्त के लगभग $336 मिलियन और आज के लगभग $372 मिलियन। मिजुहो ने एक भारी कीमत चुकाई, लेकिन फिर उन्होंने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर इस तरह की साफ गलती को बिना चुनौती दिए प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए उन पर मुकदमा किया। उन्होंने 41.5 बिलियन येन की मांग की, लेकिन अदालत ने उन्हें सिर्फ 10.7 बिलियन येन ही दिलवाए, नुकसान की 1/4 से भी कम। इसलिए अगर कभी एक का डबल करने का भूत सवार हो तो कम से कम अपने काम की सही से जांच कर लेना भाई। मिजुहो को ये सीख 40.7 बिलियन गवा कर मिली है मेरे भाई। मिलेनियम टावर, आपको कभी उठते ही ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई? अगर नहीं तो जाकर सैन फ्रांसिस्को के मिलेनियम टावर में रहने वालों से पूछो, वो इसे अच्छे से जान गए होंगे। वो भी सच में गिरते संभलते। ये चिकना नीला ग्रे टावर 2009 में पूरा हुआ था और ये शहर का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर कॉम्प्लेक्स है। निवासियों ने बिना देर किए $1,000 मिलियन से ज्यादा कीमत के लग्जरी कॉन्डो खरीद लिए। बस फिर हो गई बुरे सपने की शुरुआत। ये 58 मंजिला लग्जरी कॉम्प्लेक्स झुकने लगा। 2016 तक ये पता चला था कि मुख्य टावर नीचे धंसकर झुकना शुरू हो गया था। फिर ये बात सामने आई कि टावर को ठोस बेस में नहीं बल्कि गहरी घनी रेत में बनाया गया था। जबकि इमारत के गिरने का खतरा बना हुआ था तो अपार्टमेंट के रेट गिर गए और मुकदमे शुरू हो गए। डेवलपर्स ने आसपास की कंस्ट्रक्शन को दोषी ठहराया, जो टावर के पूरा होने के 2 साल बाद वहां की गई थी। उन्होंने आसपास के क्षेत्र से पानी सोखकर वहां कंस्ट्रक्शन की। इसके साथ ही घनी रेत को भी कंप्रेस कर दिया, जिससे बगल में मिलेनियम टावर को बसाया जा सके। लेकिन फिर दस्तावेज सामने आए जिसमें साफ दिख रहा था कि शहर का भवन निरीक्षण विभाग इसके बारे में जानता था, फिर भी निवासियों को रोका नहीं गया। ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला था, लेकिन ये सबसे बड़ा ऐसा नहीं था। 2018 तक झुकाव 14 इंच और सिंकिंग 18 इंच तक बढ़ गया। फिर 8 सितंबर को निवासियों ने कुछ क्रैक और टूटने की आवाज सुनी। झुकने के दबाव से इमारत की खिड़कियां टूटने लगीं और दीवारों में दरारें दिखने लगीं। इसे ठीक करने के लिए शुरुआती योजना बिल्डिंग के उत्तर और पश्चिम की ओर 52 पाइल्स को बेडरॉक में डालना था। इसे प्लान को ठीक से काम करने के लिए 10 साल के दौरान लगभग $100 मिलियन खर्च होते। हालांकि ये अनुमान सबसे कम है। कॉम्प्लेक्सिटी देखकर इस पर होने वाले कामों का खर्च $500 मिलियन तक हो सकता है। और ये देखते हुए कि इमारत के टॉप पर कुल झुकाव अब 26 इंच है, जो 2020 में इसके मरम्मत कामों के बाद से 10 इंच और बढ़ा है। ये तो ऊंची दुकान फीका पकवाना भैया, जितना मर्जी पैसा लगाओ, इसकी टेढ़ी कमर कभी भी सीधी नहीं होगी। तियानजिन ब्लास्ट। 12 अगस्त 2015 को रात के 11:30 बजे चीनी बंदरगाह शहर तियानजिन अचानक हुए लगातार विस्फोटों से हिल गया था। वे इतने खतरनाक थे कि वो 2.3 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंपों की वजह बने। भैया इन विस्फोटों को अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखा जा सकता था। लोगों के बीच हाहाकार मच गया। इमारतें ताश की तरह ढहने लगीं और 200 लोगों की जान चली गई। आखिर इन विस्फोटों की इतनी तादाद का कारण क्या था? तो सुनिए, रात 10:50 पर तबाही से 40 मिनट पहले बेनहाई न्यू एरिया के गोदाम में आग लगने की खबरें मिली। लेकिन ये कोई आम गोदाम नहीं था, बल्कि यहाँ खतरनाक केमिकल रखे जाते थे, जिसमें हजारों टन सोडियम साइनाइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट शामिल था। ये हाईली वोलेटाइल और अत्यधिक विस्फोटक सामग्री है। ये पता चला कि पब्लिक भवनों और सुविधाओं को इस खतरनाक जगह से 1 किलोमीटर से दूर बनाने के लिए जरूरी रूल्स का पालन नहीं किया गया था। इसका मतलब था कि भोली जनता को आने वाली आपदा का अंदाजा तक नहीं था। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण अधिकारियों को
इकट्ठा किए हुए पदार्थों की पूरी पहचान तक नहीं थी और इसलिए अगस्त के गर्म दिन में अपर्याप्त रूप से जमा रसायनों में आग लग गई, जिसका रिजल्ट था ये 280 टन से ज्यादा टीएनटी के बल्क का धमाका। मानव जीवन के नुकसान के साथ सैकड़ों इमारतें और ब्रांड नई रेनॉल्ट, वॉक्सवैगन, हुंडई और किया कारें जो बंदरगाह से बाहर भेजी जानी थी पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गईं। ये ओरिजिनल विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे और विस्फोट का खामियाजा भुगत रहे थे। मोटे तौर पर 26,000 नई कारें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। अनुमानित 3 अरब युआन की राशि, मतलब लगभग $473 मिलियन का नुकसान। और ये तो बस शुरुआत भर थी। सप्लाई चेन की तबाही की लागत अविश्वसनीय $9 बिलियन है, जो कि चीन के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन बना। 49 सरकारी अधिकारियों, गोदाम अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल की सजा दी गई। इस आपदा कारण बने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करने के लिए मरने वालों के परिवारों को कुछ मुआवजा मिला। साथ ही सरकार ने 130% की दर से विस्फोट से तबाह हुई संपत्तियों को वापस खरीदने का वादा किया। इसका मतलब यह है कि ओवरसाइट की कुल लागत $10 बिलियन थी। मुझे लगता है कि आपको सेफ्टी का मतलब समझ आ गया होगा, वरना बहरों को समझाने के लिए ऐसे ही धमाके होते मेरे भाई। बेरूत ब्लास्ट। आपको लगता होगा कि तियानजिन ब्लास्ट से सीख लेकर धरती पर दूसरा कोई भी इतना मूर्ख और लापरवाह नहीं होगा कि वो फिर से वैसी ही गलती करे, है ना? सही में। आइए 2020 में वापस बेरूत, लेबनान की ओर चलें, जहां 4 अगस्त को बंदरगाह के एक गोदाम में आग लगी। फिर देखें 20 मिनट के बाद का नजारा। यकीन नहीं होगा, पर यह विस्फोट तियानजिन में देखे गए साइज से 5 गुना बड़ा था और इस धमाके की गूंज ने पूरे लेबनान की जड़ों तक को हिलाकर रख दिया और बहरा भी कर दिया। पर ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी वजह भी सेम वही थी। इन गोदामों का उपयोग 3000 टन से अधिक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था, जिसे 6 साल से ज्यादा समय पहले बेरूत के पानी में एक जहाज से जब्त किया गया था। इसका माल जब्त कर लिया गया और बंदरगाह के गोदाम में ले जाया गया। 12 अधिकारियों को पता भी था कि यह खतरनाक है, फिर भी वे इसे ठीक से स्टोर करने में विफल रहे। ये वो हादसा था जो बस घटने का इंतजार कर रहा था। इसलिए 2020 में जब किसी वजह से गोदाम में एक छोटी सी आग शुरू हुई तो नाइट्रेट्स 1.1 किलोटन टीएनटी के बल के साथ फट गए। इतिहास के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटों में से एक, जिसने आसपास की इमारतों को समतल कर दिया था, क्लैडिंग को हटा दिया था, तबाही में फंसी कारों को बर्बाद कर दिया था और 3 लाख लोग घर बेघर हो गए थे। तबाही का पैमाना विश्वसनीय था और लागत को भारी झटका लगा। माना जाता है कि अकेले बीमा नुकसान $3 अरब तक पहुंच गया। इस विस्फोट से अनुमान लगाया गया है कि आर्थिक नुकसान में $15 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इसे फिर से कहना होगा। अगर आपके पास ऐसी सामग्री है तो होशियार रहें, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी भाई। चैलेंजर आपदा। 18 जनवरी 1986 को अमेरिकी अंतरिक्षयान चैलेंजर ने केप कैनवेरल में अपनी लॉन्च साइट से उड़ान भरी। खराब मौसम और तकनीकी समस्याओं के कारण कई दिनों से देरी हो रही थी। आखिरकार इसे अंजाम दिया गया। सभी प्रणालियां ठीक ही लग रही थी, मौसम भी अच्छा लग रहा था और बोर्ड पर सवार 7 दल बिल्कुल तैयार थे। लेकिन फिर उड़ान के 73 सेकंड में ये हो गया। 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. शटल अचानक धुएं और मलबे के एक बड़े से ढेर में बदल गए। लाखों लोगों ने मानव इतिहास में पहली बड़ी शटल दुर्घटना को लाइव टीवी पर देखा। दुर्भाग्य से 7 में से कोई भी जिंदा नहीं बचा और लोग जवाब चाहते थे। क्या गलत हुआ, ये जानने के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया गया और जवाब ने सबको चौंका दिया। रॉकेट बूस्टर के रबर रिंग्स, जो गैसों को बाहर निकलने से रोकने के लिए थे, लॉन्च के दिन रिकॉर्ड किए गए कम तापमान से प्रभावित हुए थे। लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद भी टूट गए। दबाव वाली गैस ईंधन टैंक में रिसने लगी, जिससे स्ट्रक्चरल फेलियर और फिर ये विस्फोट हुआ। लेकिन अब तक की सबसे बुरी बात यह थी कि नासा को इन ओ रिंग्स के बारे में पता था। नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर एलन मैकडॉनल्ड्स ने लॉन्च के लिए रॉकेट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ओ रिंग्स की इतने ठंडे तापमान में काम करने की क्षमता के बारे में चिंतित थे। लेकिन नासा ने मैकडॉनल्ड्स की चेतावनी को नहीं सुनने का फैसला किया, क्योंकि उन पर साल में कम से कम 24 मिशन शुरू करने का दबाव था और इसलिए उन्होंने लॉन्च कर दिया। और दुख की बात है कि चालक दल की मौत के साथ इसके नुकसान में 1970 के दशक में बने चैलेंजर रॉकेट की $1.5 बिलियन वाली राशि भी थी। चैलेंजर को बदलने की लागत कई डिजाइन दोषों के सभी सुधारों, सभी ऑनबोर्ड उपकरण को मिलाकर $3.2 बिलियन से ज्यादा आई। ये कुल मिलाकर $4.7 बिलियन है। ये आज के लगभग $24.5 बिलियन हुए भाई। जब कहा था तो मानी नहीं। इसे देखकर बस एलन यही कहना चाहते होंगे, ये तो होना ही था।
एमवी तिरंगा 24 दिसंबर 2002 को दोपहर 2 बजे एमवी तिरंगा अंग्रेजी चैनल पर लहरा रहा था। ये 55,000 टन 627 फीट की बेहेमोथ कार ज़ीब्रुज से साउथहैम्पटन के बंदरगाह तक 2,871 लग्जरी कारों को ले जा रहा था। घने कोहरे से गुजरते हुए एक और छोटा जहाज द करेबा तिरंगे के साथ यात्रा कर रहा था। तभी अचानक आपदा आ गई। करेबा बिना किसी चेतावनी के तिरंगे से टकराते हुए तेजी से पलट गया। 30 मिनट बाद करेबा, जो डैमेज होने पर भी तैर रहा था, वो किसी तरह पास के बंदरगाह तक पहुंचा। तिरंगा हालांकि उथले अंग्रेजी चैनल में बिल्कुल पलट गया था। सौभाग्य से 24 चालक दल सही समय पर निकल गए। कोई जान तो नहीं गई, लेकिन $100 मिलियन की लग्जरी कार्स डूब गई। तो आखिर हुआ क्या था? खैर, दोनों जहाज बहुत बिजी शिपिंग लेन में यात्रा कर रहे थे जब एक तीसरा जहाज द क्लैरी उनके सामने से गुजरा। करीबा ने तिरंगे से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन तिरंगा धीमा नहीं हुआ क्योंकि संचालक रुकना नहीं चाहते थे। द क्लैरी में स्टाफ की कमी की वजह से वो बचने के लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन गैर जिम्मेदाराना बात यह थी कि इस घटना से पहले 15 मिनट में 3 जहाजों में से किसी ने भी दूसरे को चेतावनी देने के लिए अपने फॉग हॉर्न या रेडियो का उपयोग नहीं किया, और इसलिए हड़बड़ी में करीबा ने गलती से तिरंगे को टक्कर मार दी। तीनों बराबर जिम्मेदार थे, लेकिन वो तिरंगे की मुश्किलों की शुरुआत भर थी भाई। 1 साल बाद जहाज को निकाला गया। SMIT बचाव दल ने 3 महीने के दौरान 9 हिस्सों में इसके मलबे को बांटा। 2 कार प्लेटफॉर्म्स को यूज करके और सेक्शन एक बड़ी काटने वाले तार से अलग किए गए और इन्हें फिर ऊपर उठाकर एक बाज पर रखकर वापस ज़ीब्रुज में ले जाया गया, पर कोई भी लग्जरी कार नहीं बचाई जा सकी। अकेले बचाव काम और वापसी में $40 मिलियन की लागत आई, और लग्जरी कार्गो के नुकसान के साथ इसने $140 मिलियन की नकदी पर पानी फेर दिया। सच में इस डूबने वाले को तिनके का सहारा नहीं मिला भाई। आपको इनमें से कौन सी महंगी गलती सबसे बुरी लगी, और क्या आपने कोई भी ऐसी महंगी गलती की है जो उनसे मेल खाती हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।